सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। चार धाम यात्रा के लिए सरकार काम कर रही है और इस महीने 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी और 20 अप्रैल से श्रद्धालु यात्रा पर निकलने शुरू हो जाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार तैयारियां कर रही है। भीड़ प्रबंधन, परिवहन, पार्किंग से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था बनाने के लिए सरकार को विशेष व्यवस्था करनी पड़ रही है। केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल और बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। तो केदारनाथ यात्रा को आपको बता दें कि शुरू करने से पहले चार धाम यात्रा के लिए सरकार काम कर रही है और इस महीने 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और 20 अप्रैल से श्रद्धालु यात्रा पर निकलने शुरू हो जाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार तैयारियां कर रही है। भीड़ प्रबंधन से लेकर परिवहन, पार्किंग, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था बनाने के लिए सरकार को विशेष व्यवस्था करनी पड़ रही है। केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को, बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। तो केदारनाथ यात्रा को लेकर सरल और सुगम बनाने के लिए सोनप्रयाग से कालीमठ होते हुए गुप्तकाशी तक वन वे बाईपास का निर्माण होगा। इस बाईपास पर सोनप्रयाग से कालीमठ के बीच 8 किलोमीटर लंबी सुरंग बनेगी। बाईपास से कालीमठ के साथ साथ घाटी के प्राचीन मठ मंदिरों तक भी श्रद्धालु पहुंच सकेंगे। मुख्य सचिव ने हेलीकॉप्टर से पूरी कालीमठ घाटी का हवाई सर्वेक्षण कर बाईपास और सुरंग निर्माण की संभावनाओं का जायजा लिया है। आपको बता दें कि 2013 की आपदा के बाद से केदारनाथ यात्रा को सरल, सुलभ बनाने के लिए शासन स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आप ये डंडी कंडी इन लोगों की घोड़ा है। कितने घोड़े? और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता सुनील थपरियाल। सुनील, अब चारधाम यात्रा शुरू होने में एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि 22 अप्रैल से जो है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की जो है शुरुआत हो जाएगी और तैयारियां जो है चारों धामों में जो है प्रशासन पूरा जुटा हुआ है। और उसके अलावा आज गढ़वाल कमिश्नर पूरे लाव लश्कर के साथ जो है यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने यमुनोत्री धाम पहुंचे हुए हैं और कल वो गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां जो है प्रशासनिक तौर पे जो है चारों धामों में कर ली गई है और लगातार जो निर्माण कार्य छूटे हुए थे उनकी डेडलाइन 18 तारीख तक रखी गई है। 18 तारीख तक सारी जो है यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े हुए जितने भी विभाग है वो अपनी पूरी व्यवस्थाएं जो है कर लेंगे। और 22 तारीख को जैसे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे तो उसके बाद जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट भी जो है आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है पूरी तैयारियां हैं। पूरा जो है इधर चारों धामों में यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग देखें या गंगोत्री धाम का यात्रा मार्ग देखें तो निजी लोगों की जो संपत्तियां, होटल हैं या ढाबे हैं, उनकी भी जो है पूरी तरह से लोग जो है तैयार करने में जुटे हुए हैं। श्री
पंच पंडा समिति और उसके अलावा मंदिर समिति के जो लोग हैं वो पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और 22 तारीख को जो है मुखवा से जो है 21 तारीख को मुखवा से माँ गंगा की उत्सव डोली जो है रवाना होगी गंगोत्री धाम के लिए, जो रात को जो है भैरव मंदिर में जो है रात्रि विश्राम के बाद 22 अप्रैल को जो है गंगोत्री धाम पहुंचेगी और 12:35 पर वहां जो है गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। इसी तरह से यमुनोत्री धाम के लिए जो है माँ यमुना की जो उत्सव डोली है वो समेश्वर देवता और शनि देवता की अगुवाई में जो है 22 अप्रैल को सुबह 8:25 पर रवाना होगी और 12:41 पर जो है यमुनोत्री धाम के कपाट जो है आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो पूरी तैयारी में जो है प्रशासन अमला जो है जुटा हुआ है, लगातार जो है जिलाधिकारी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसी तरह से अन्य धामों में जो है जिलाधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रशासन सरकार जो है पूरी इस टाइम तैयारी में है कि देश विदेश के आम श्रद्धालु जब चारों धामों के दर्शन के लिए आएंगे तो उनको किसी भी तरह की दिक्कतें यहाँ पर दर्शन के लिए ना हो। जी जी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील थपरियाल। तो आपको बता दें कि 22 अप्रैल से यात्रा शुरू हो रही है। 25 अप्रैल को केदारेश्वर भगवान केदारेश्वर धाम के कपाट खुल जाएंगे आम श्रद्धालुओं के लिए 6 महीने के लिए और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं, भगवान बद्री विशाल धाम के जो कपाट हैं, वो आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। सरकार के अपने अपने दावे हैं कि इस बार यात्रा को पहले से ज्यादा सुगम, सरल और सहज बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम जगह जगह कैंप लगाकर तमाम श्रद्धालुओं का चेकअप करेगी। तमाम श्रद्धालुओं को यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ रही है, जैसे पिछली बार भी कुछ लोगों ने यात्रा के दौरान दम तोड़ दिया था, तो इस बार ऐसी कोई भी चूक ना हो, इसके लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। खासतौर पर यहां तक ध्यान दिया जा रहा है कि पिछली बार जो घोड़ा खच्चर यहां से जाते थे, उन्होंने भी कई घोड़ों ने रास्ते में दम तोड़ दिया था, इसलिए उनके लिए भी रास्ते में जगह जगह पर विश्रामालय बनाए गए हैं, शेड बनाए गए हैं, पानी के कुंड बनाए गए हैं, जहां पर ये तमाम खच्चर जो तमाम श्रद्धालुओं को लेकर यहां से चार धाम यात्रा पर जाते हैं, उनके पानी के पीने की व्यवस्था हो। और 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है, यानी कि पुराने सारे रिकॉर्ड इस बार टूटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बढ़ते हुआ कोरोना का ग्राफ। तो जाहिर तौर पर यदि 22 तारीख से पहले पहले या यात्रा के दौरान भी यदि कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि न केवल पूरे देश बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे, यदि कोरोना का ग्राफ बढ़ता है तो सरकार को कुछ सख्त गाइडलाइंस भी लागू यात्रा के दौरान करनी पड़ जाएंगी, ये भी सच है। तो 13 लाख का ये जो आंकड़ा है, हो सकता है इसमें उस दौरान कमी आए। बहरहाल इस खबर पर हम हर अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे। यहां ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। साल के सबसे शुभ मुहूर्तों में एक है अक्षय तृतीया। कहते हैं इस दिन घर आई लक्ष्मी हमेशा समृद्धि देती है। तो आज ही आइए एशपुरा के शोरूम में लक्ष्मी जी का मिलकर स्वागत करते हैं। एशपुरा, प्रथा भी प्रगति भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक और वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया उत्तराखंड के दौरे पर हैं। शनिवार देर शाम पीएल पूनिया का देहरादून आगमन हुआ है। पूनिया पहले तो नेताओं से अलग अलग मिले और अब समूह में अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड कांग्रेस में बयानबाजी और गुटबाजी को लेकर केंद्रीय कमान ने
पीएल पूनिया को राज्य में पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। पूनिया से मिलने के बाद कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने पार्टी में गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा है कि बंद कमरे की बातचीत सार्वजनिक नहीं होगी। रही बात बाकी मुद्दों की, तो अभी आने वाले समय में हमें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ना है, उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ना है। उसके लिए हम कैसे मजबूत हों, इन्हीं सब मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई है। तो चक्रोता के लोगों का आभारी हूँ कि उन्होंने हमेशा जो है कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया, मुझे विधायक बनाने का काम किया। मैं तो बहुत छोटा सा एक अदना सा कार्य करता हूँ और भाई गिलहरी का जो काम है उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन मेरा सवाल यही था कि पहली बार ये देखने में आया कि बयानबाजी पर रोक लगाने के लिए पर्यवेक्षक बात करने आ रहे हैं। नहीं देखिए, ये ऐसा क्यों? नहीं देखिए, बयानबाजी मैंने कहा ना कि जब विषय उठता है तद अनुसार हम अपनी बात कहते हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पूनिया के उत्तराखंड दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का अहम बयान सामने आया है। करण महारा ने कहा है कि बैठक का मुख्य एजेंडा पार्टी को मजबूत करना है, जबकि बयानबाजी और गुटबाजी पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इस मामले पर बात करने के लिए हाईकमान से बात करनी पड़ी हो और उसने पर्यवेक्षक भेजने का अनुरोध करना पड़ रहा हो, तो करण महारा ने कहा है कि बड़े नेताओं की बयानबाजी से छोटा कार्यकर्ता परेशान होता है, संगठन कमजोर होता है। ऐसे में वरिष्ठ नेता यहां आए हुए हैं तो वह जो भी रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। तो चक्रोता के लोगों का आभारी हूँ कि उन्होंने हमेशा जो है कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया, मुझे विधायक बनाने का काम किया। मैं तो बहुत छोटा सा एक अदना सा कार्य करता हूँ और भाई गिलहरी का जो काम है उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन मेरा सवाल यही था कि पहली बार ये देखने में आया कि बयानबाजी पर रोक लगाने के लिए पर्यवेक्षक बात करने आ रहे हैं। नहीं देखिए, ये ऐसा क्यों? नहीं देखिए, बयानबाजी मैंने कहा ना कि जब विषय उठता है तद अनुसार हम अपनी बात कहते हैं। कांग्रेस में सामंजस्य बैठाने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक और प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड के दौरे पर आए हैं। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर इस मामले में तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी मीडिया प्रभारी ने कहा है कि वैसे तो यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में अनुशासनहीनता और सिरफुटव्वल हमेशा चलती रहती है, जो दिखाई भी देती है, पर्यवेक्षक के आने से कुछ नहीं होने वाला है जब पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुशासन के दायरे में ही नहीं रहते। जो कांग्रेस में चलता रहता है, कांग्रेस में ऐसा ही चलता रहेगा। यही कारण है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं और यह क्रम बदस्तूर चलता रहेगा। कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस में अनुशासनहीनता और सुरत पटोल जो हमेशा उनके, चाहे उनके मुख्यालय में हो, चाहे जहां जहां उनके प्रोग्राम होते रहते हैं, हमेशा दिखता रहा है। लेकिन उनके जिस प्रकार से उनके जो पर्यवेक्षक आए हैं, पर्यवेक्षक के आने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सबसे पहले किसी भी पार्टी के जो उनके नेतृत्वकर्ता होते हैं उनको किस प्रकार से अनुशासन के दायरे में रहना चाहिए। लेकिन जब उनके प्रदेश के वरिष्ठ नेता अपने प्रभारी को प्रभारी नहीं मानते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते हैं, तो निश्चित रूप से आगे भी इनका चलता रहेगा और आगे चुनाव होने वाले हैं। इसी कारण जो कांग्रेस के हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ले चुके हैं, आगे भी ये क्रम जारी रहने वाला है। और एक अहम खबर ऋषिकेश से। ऋषिकेश में स्थित गंगा नदी में प्रशासन की लापरवाही के चलते पर्यटकों के डूबने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 महीने के भीतर यहां पर
6 पर्यटकों की गंगा में डूबकर मौत हो गई है। रविवार को मस्तराम घाट पर एक पर्यटक गंगा में डूब गया है। एसडीआरएफ डीप ड्राइविंग टीम घटनास्थल पर पहुंची और युवक के शव को बाहर निकाला गया। मृतक युवक रायपुर देहरादून का रहने वाला बताया जा रहा है। यह वही घाट है जहां पर एक दिन पहले भी एक पर्यटक डूब गया था। शव को स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है और अस्पताल भिजवा दिया गया है। हल्द्वानी के कुसुम खेड़ा स्थित अब्दुल्ला पेट्रोल पंप में बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीओ का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है, तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही मारपीट करने वालों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला संज्ञान में आया है। इसमें तहरीर दी गई है थाने में, तो तहरीर में जो भी धाराएं होंगी उसके आधार पे मुकदमा पंजीकृत करेंगे और इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। मारपीट करने वाले के सर आपके कारोबार से जुड़े हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी आई नहीं है और जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं एसओ साहब, तो जैसा भी होगा उसके बाद में। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। साल के सबसे शुभ मुहूर्तों में एक है अक्षय तृतीया। कहते हैं इस दिन घर आई लक्ष्मी हमेशा समृद्धि देती है। तो आज ही आइए एशपुरा के शोरूम में लक्ष्मी जी का मिलकर स्वागत करते हैं। एशपुरा, प्रथा भी प्रगति भी। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस दौरान देश के मशहूर कवियों ने कार्यक्रम में शिरकत की और अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो हास्य कविताओं से कवियों ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। इस दौरान मशहूर पद्मश्री कवि सुरेंद्र दुबे को काव्य गौरव सम्मान से नवाजा गया है। कवि सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए ग्राफिक्स एरा के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनशाला ने कहा है कि जीवन में यदि कोई लक्ष्य नहीं बनाते हैं तो समझ लीजिए आप कोई चुनौती नहीं बना पा रहे हैं। ग्राफिक एरा चेयरमैन डॉक्टर कमल घनशाला ने कवि सम्मेलन में आए सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया है। कवि सम्मेलन में वसीम बरेलवी जैसे प्रख्यात कवियों ने अपनी प्रस्तुति दी। तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे पलड़े में मैं हूंगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। कमजोर है आपकी तालियां। मेरा मानना है कि अगर ईश्वर यहाँ है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ नहीं है तो फिर कहीं भी भटकते दो लोगों से नहीं मिलने वाला सीधा। वाह वाह। अब आप ये देखिए कि यहाँ में इतनी महिलाएं बैठी हैं, इतने युद्ध इन्होंने कराए, मरे हम। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने कराई थी, अपना कुछ लेना देना नहीं था उसे। अगली बस बाल खोल करके बैठ गई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com सहारा।